नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पे। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। देखिए, आज से कुछ हफ्ते पहले हमने बनारस की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर करने के लिए क्या बोला था कि अब इस बार नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी ही हराएंगे। और ये कहने का मकसद ये था क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चैलेंज दे रहे थे बनारस की लोकसभा की हॉट सीट पर श्याम रंगीला, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन थे। हमने अपने पूरे चैनल पर अच्छे से उसकी व्याख्या भी करी थी और आपको यह भी बताया था कि श्याम रंगीला मशहूर ही अपने स्टैंड अप कॉमेडी की वजह से तब हुए जब वो नरेंद्र मोदी के भाषण देने की शैली को अपनाकर उनकी मिमिक्री करके लोगों को हंसाते थे। और उस समय भी श्याम रंगीला ने यही कहा था कि वो मोदी के बहुत बड़े फैन थे और भक्त थे। खास तौर पर आप देख सकते हो उस वीडियो में भी हमने अच्छे से कोट करा था कि वो भक्त थे, लेकिन जिस तरीके से तानाशाही बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और ये बहुत सारे तमाम मुद्दे बढ़ रहे हैं, श्याम रंगीला को लगा कि इस बार उन्हें बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ना पड़ेगा। और सबकी नजरें हॉट सीट पर, बनारस की हॉट सीट पर तभी थी क्योंकि नरेंद्र मोदी को अगर नरेंद्र मोदी चैलेंज दे तो मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प ये कहानी बन जाती है। लेकिन आज सुबह सुबह जो खबर आई है और कल ही से इसकी जो अटकलें लगनी शुरू हो गई थी, उसने एक बार फिर एक सवाल उठाया है कि क्या अब निर्दलीय उम्मीदवार जब एक बड़े उम्मीदवार के खिलाफ अपना नामांकन दर्ज करने जाता है तो क्या उसी समय कायदे कानून बदल दिए जाएंगे? क्या वाकई में बनारस से जो उम्मीदवार इस समय लड़ रहे हैं और जो मौजूदा सांसद और मौजूदा देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्या उनको अपनी सत्ता इतनी प्यारी हो गई है कि वो निर्दलीय उम्मीदवारों को उस कद तक आने की छोड़िए, उस पद तक आने की छोड़िए, मौका भी नहीं देना चाहते? सबसे पहले गौर करिए श्याम रंगीला का ये ट्वीट जो आप देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके यह जारी करा है, वाराणसी में नामांकन फॉर्म प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है इतनी जटिल कर दी गई है कि फॉर्म लेना बहुत मुश्किल हो गया है। घंटों की लाइन में लगने के बाद चुनाव कार्यालय में कहा गया कि आप 10 प्रस्तावकों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी हस्ताक्षर समेत लाइए और उनके फोन नंबर पहले दीजिए, तभी फॉर्म के लिए ट्रेजरी चालान फॉर्म मिलेगा। जबकि ऐसा कोई प्रावधान चुनाव आयोग के नियमों में है ही नहीं। मतलब एक निर्दलीय उम्मीदवार अगर लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, भले ही उसका वोट शेयर इतना ज्यादा ना हो, उसको इतने वोट ना मिले, लेकिन अगर वो खड़ा होता है चुनावों में तो उसके खड़े होने का खौफ इस कदर देखिए। ये वो सीट है जो जहां पे नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ते हैं। चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से कानून कायदे ही बदल दिए। अंत में वो ये भी लिखते हैं, मैं माननीय चुनाव आयोग, उसके बाद उनको टैग करके लिखते हैं, इसे प्रार्थना करता हूं कि वो वाराणसी जिला प्रशासन को उचित दिशा निर्देश देकर इस देश के लोकतंत्र को से हमारे विश्वास को मजबूती दे। मतलब हालात देखिए, सुबह सुबह जो उम्मीदवार जाता है अपना नामांकन दर्ज करने के लिए, धूप में, तपती धूप में लंबी कतार में खड़ा होता है सिर्फ इसलिए ताकि उसका नामांकन दर्ज हो, फिर वो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो और जो चुनाव का पूरा प्रचार होता है इसको भी बतौर अच्छे तरीके से विश्लेषण करके सबके सामने प्रस्तुत करें। लेकिन हालात इतने दूभर कर दिए जाते हैं कि नए नए कानून ला दिए जाते हैं कि आप 10 अपने तरफ से आधार कार्ड पे ये लाए जाए। समझिए, ये श्याम रंगीला ने साफ साफ ट्वीट करा है और उसके बाद अपने उस ट्वीट को दोबारा रीट्वीट करके कैप्शन लिखा है, आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देशवासियों को जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास 10 प्रस्तावक हैं, लेकिन उनकी जानकारी नामांकन फॉर्म मिलने के बाद उसे भरकर जमा करवाते समय ही चुनाव आयोग को दे दी जाती है। लेकिन यहां ये जानकारी हमसे फॉर्म देने से पहले ही मांगी जा रही है। क्यों? ये जो पूरा अभी हमने आपको बताया था, आधार कार्ड की डिटेल्स चाहिए, ये सब फॉर्म दर्ज करने के बाद, फॉर्म बांटने के बाद, भरने के बाद दी जाती है। लेकिन चुनाव आयोग को पहले ही क्यों दी जा रही है? नियमों के विपरीत हमारे प्रस्तावकों की जानकारी फॉर्म से पहले प्राप्त करके इनका आगे का इरादा क्या है? हमें क्यों चुनाव आयोग के नियमों से विपरीत चलाया जा रहा है? अब समझिए, ये वाराणसी जैसे हॉट सीट की बात है। देश बहुत बड़ा है, लोकसभा पे 550 सीटों पे चुनाव होते हैं। हर सीट पर बड़ा जो नेता होता है, बड़ा सांसद होता है, उसके समक्ष या उसके खिलाफ बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी लड़ते हैं। खास तौर पे लोकसभा 2024 के जो चुनाव है, इसमें भी हमने देखा है कि किस कदर निर्दलीय उम्मीदवारों की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ती नजर आ रही है। अब समझिए, ये बनारस का ये हाल है तो देश के और कोने में जो शहर हैं, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो लोकसभा की सीटें हैं, वहां पे और कितना बुरा हाल होगा। ये जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, ये हम आपके और हमारी तरह ही आम जनता के हिस्से होते हैं। ये बैठते हैं, सुबह उठते हैं, पूरा इनका दिनचर्या जाता है और फिर ये कभी कभी जब इनको लगता है कि समाज में वो कठिनाइयां हैं,
वो परेशानियां हैं जिसको हल करने के लिए राजनीति में आना पड़ेगा, तो ये वही निर्दलीय उम्मीदवार आते हैं। और श्याम रंगीला भी ऐसे थे, आम आदमी पार्टी से शामिल तो हुए थे, लेकिन उन्होंने चुनाव आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा, क्योंकि ये जमीनी स्तर की जो हकीकत होती है, जमीनी स्तर के जो मुद्दे होते हैं, लोगों के समक्ष पेश करके वोट लेने का काम करते हैं। हिंदू मुसलमान की तुष्टीकरण राजनीति करने का काम ये नहीं करते। निर्दलीय उम्मीदवारों का होता है अगर मैं इस क्षेत्र से उतर रहा हूं तो इस क्षेत्र के ही जो समस्याएं हैं वो केंद्र स्तर पर ले जा सकूं। अब देखिए, अब अगर एक निर्दलीय उम्मीदवार, वो भी बनारस जैसी सीट पर, चुनाव आयोग एकाएक रातों रात इनके लिए पूरे नियम और कानून ही बदल देता है, ये दर्शाता है कि किस कदर हमारे बड़े बैठे, जो पद पे बैठे नेता हैं, जो सांसद हैं और यहां पे तो प्रधानमंत्री भी हैं, वो कितना डरते हैं कि एक निर्दलीय उम्मीदवार मुंह खोल देगा, लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी तो ये जवाबदेही किसकी होगी। ये कितनी गौर करने वाली बात है। एक ट्वीट आप ये भी देख सकते हैं, न्यूज़ 24 भी इसको रिपोर्ट करते हुए कहता है, वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कॉमेडियन श्याम रंगीला को नहीं मिला नामांकन का फॉर्म। अब देखिए, ये ट्वीट आया था कल 10 मई को, आज है 11 मई, कल है 12 मई। 11 मई आज यानी शनिवार, कल 12 मई होगी, ये रविवार होगा। आज और कल ऑफ होता है यानी छुट्टी होती है। अब ऐसा समझिए 13 और 14 मई आखिरी अंतिम तारीख होती है। अब 13 मई को, और यहां पे सिर्फ श्याम रंगीला की बात नहीं हो रही, और भी अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार होगा जो हमारे पिछड़े लोगों की या फिर उन लोगों के मुद्दों को उजागर करने के लिए लड़ रहा होगा चुनाव 13 या 14 मई को, जो कि अंतिम तारीख में जाते हैं नामांकन का फॉर्म दर्ज करने के लिए, उनके पास जाते हैं, फिर वो और अलग अलग बहाने देंगे, एक दिन और टाल देंगे और मात्र 2 दिन बचे, 13 और 14 तारीख, 13 मई और 14 मई। अब ये लोग नामांकन ना दर्ज करके फिर जाएंगे कहां, क्योंकि आपने एकाएक कानून तो बदल दिया, पर अब ये लोग जाएंगे कहां। श्याम रंगीला सिर्फ अभी से वक्ता नहीं हुए हैं, काफी पहले से इन मुद्दों को लेकर, इन चुनाव को लेकर वक्ता होते रहे हैं। आप जैसे इनका ये भी ट्वीट देख सकते हैं 4 मई को, जो इन्होंने ट्वीट किया था। श्याम रंगीला के खिलाफ एक अखबार में लिखा जाता है, हेडलाइन में आप पढ़ सकते हैं, श्याम रंगीला के पास 25 लाख फॉलोअर्स हैं लेकिन नामांकन के लिए 25,000 रुपए नहीं। जिसके जवाबदेही में कैप्शन लिखकर श्याम रंगीला अपने ट्वीट पर भी ये कहते हैं, आपको क्या लगता है कि चुनाव पैसों से ही जीता जाता है? सोचिए। और हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन लड़ने की हिम्मत है, पैसे तो होते तो ईडी सीबीआई को के डर से दुबका बैठा चुके होते। ईडी सीबीआई पे तंज कसते हुए, सीधा अपनी भाषा में बोले तो स्मूथ तरीके से। अब एक बात देखिए, अक्सर बीते कुछ समय में कमेंट सेक्शन में भी ये भी कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिशियंस है, जो राजनेता हैं, वो कॉमेडी कर रहे हैं और हमारे जो कॉमेडियंस हैं वो यहाँ पे राजनेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले वरुण ग्रोवर भी स्टैंड अप कॉमेडियन थे, अक्सर पॉलिटिकल तंज कसते नजर आए। कुणाल कामरा को कैसे भूल सकते हैं, और अब श्याम रंगीला तो सीधा सीधा चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ इस समय ये जो मॉडर्न टाइम है, जो वर्तमान काल है, इसमें हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसा बोला जा रहा है कि जो हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन है वो राजनीति कर रहे हैं और जो राजनीति करने वाले राजनेता हैं वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। ये एक और ट्वीट आप देख सकते हैं ऋषि बगरी में, जिस तरीके से इन्होंने, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा था बनारस हॉट सीट से, तो हमारे जाने माने 2 बड़े अखबार की वेबसाइट्स ने भी इसको कवर किया था। ये ट्वीट में आप देख सकते हैं, जागरण और अमर उजाला ने, निर्दलीय प्रत्याशी को चाहिए 10 प्रस्तावक नॉमिनेशन, निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक, आजमगढ़ न्यूज। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 बात की एक बात यही आ रही है कि एकाएक अगर एक निर्दलीय उम्मीदवार एक बड़े नेता के खिलाफ सांसदीय चुनाव लड़ता है तो क्या केंद्र सरकार या केंद्र सरकार की, चलिए अगर इसमें दखलंदाजी नहीं भी है, चुनाव आयोग एकाएक ऐसे जो नियम कानून है वो बदल देगा। और ये वर्तमान स्थिति ये दर्शाती है कि किस कदर अब हम लोग तानाशाही की तरफ फिलहाल ना जा रहे हो लेकिन मोनार्की की तरफ जा रहे हैं। चाइना इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे टाइम्स एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।